अजर है, अमर है। ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति, देश के कोटि कोटि जनों की शक्ति। आजकल शॉर्टकट का जमाना है। ज्यादातर लोग आरोप करते हैं, आलोचना नहीं करते। लोकतंत्र पे आक्रमण हो रहा है। परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। 2024 का महासंग्राम बस 1 साल आगे है। महासमर में 400 दिनों से भी कम वक्त बचा है और हिंदुस्तान का विपक्ष बेचैन है, क्योंकि 24 में चूके तो विरासत वाली सत्ता और राजनीति के अध्याय में न जाने कितने कालखंड के लिए वनवास लिख दिया जाएगा। ये लामबंदी देश के भीतर और बाहर दोनों तरफ है। मकसद एक है, लक्ष्य एक है, मंजिल एक। मोदी के खिलाफ तगड़ा चक्रव्यूह, लेकिन विपक्ष का फार्मूला है क्या? 9 साल के सबका साथ सबका विकास के सिद्ध मंत्र की काट आसान नहीं है। आसान नहीं है देश और दुनिया में खींची ब्रांड मोदी की लकीर से बड़ी लकीर खींच पाना, क्योंकि विपक्ष के 70 साल की सत्ता पर मोदी की सबका साथ सबका विकास नीति भारी साबित हो चुकी है। लिहाजा इस बार 1 साल पहले विपक्ष ने कुछ नया फॉर्मूला खोजा है, डिवाइड एंड रूल। तो क्या एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ डिवाइड एंड रूल के टॉप फॉर्मूले पर सधे विपक्षी चेहरे? राजनीतिक घटनाएं इत्तेफाकन नहीं घटती और ना ही किसी घटना का सियासी साल में घट जाना संयोग होता है, और खासकर तब तो कतई नहीं जब 24 के समर से पहले इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव मोदी की घेरेबंदी के मौके के तौर पर देखे जा रहे हो। जरा पूछिए खुद से कि क्या रामचरितमानस पर हमला अनायास हो गया, या फिर हिंदू धर्म ग्रंथ के बहाने जातीय भावना भड़काना अनायास है, या कि बीबीसी की एक तरफा एजेंडे वाली डॉक्यूमेंट्री पर मचाया गया सियासी शोर भी संयोग है। गुजरात दंगों को फिर से बहस का मुद्दा बना देना संयोग है या प्रयोग? मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? लोगों को सजग सावधान करते हैं कि ऐसे ढोंग पाखंड से दूर रहिए जो धर्म के नाम पर हमें गाली देती है। माथा घूम जाएगा अगर एक एक कर सवालों का जवाब तलाशना शुरू करेंगे। फिलहाल 3 तस्वीर आपके लिए तलाश कर लाए हैं हम, जरा देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में धारा 370 हटने के बाद से बिफरी महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी के साथ शामिल हुई। पीएम मोदी राजस्थान के मालासेरी डूंगरी पहुंचे, जो गुर्जर समुदाय का एक पवित्र स्थल है। और तीसरी तस्वीर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए डीयू में हुए बवाल की है। पहली और तीसरी तस्वीर दरअसल मोदी के खिलाफ डिवाइड एंड रूल वाले विपक्षी दांव से जुड़ती है। देखिए, आलोचना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरिजन करनी पड़ती है, भूतकाल देखना पड़ता है, वर्तमान देखना पड़ता है, भविष्य देखना पड़ता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आलोचना संभव होती है। तो आखिर क्यों कहा जा रहा है कि मोदी के खिलाफ विपक्ष 2024 के समर से पहले डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है? इसे जरा समझिए। दरअसल पिछले कई चुनाव में यह साबित हो चुका है कि मोदी के सबका साथ सबका विकास मंत्र का तोड़ फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। इस मंत्र ने देश के युवाओं को, हर जाति धर्म के लोगों को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, किसानों और आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था। और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स एमपी हैं राज्यसभा के, जिनकी जिस्म के 6 टुकड़े करके उनको जला दिया गया, जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला, उनको भी नहीं मारे, वो आसमान से लोग आए थे। आजकल शॉर्टकट का जमाना है। ज्यादातर लोग आरोप करते हैं, आलोचना नहीं करते।
आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हम आरोपों को आलोचना न समझे। आलोचना तो एक प्रकार से वो न्यूट्रिएंट है जो हमें समृद्ध करता है। आरोप वो चीजें हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत नहीं है, लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। दरअसल विपक्ष के डिवाइड एंड रूल फॉर्मूले की एक वजह मुसलमानों में बढ़ती मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी भी है। साल 2009 में बीजेपी को 3% मुस्लिम वोट मिले, लेकिन 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा था और बीजेपी का ये 3% का वोट बैंक सीधे 8% पर पहुंच गया, जो 2019 में भी बीजेपी के पास रहा। तो सवाल यह है कि आखिर जोड़ कौन रहा है और तोड़ कौन रहा है। एक तरफ सबके विकास के लिए खींची गई नई भारत की मौजूदा तस्वीर है, तो दूसरी तरफ नफरती नारे जपती विपक्षी मंडली। कांग्रेस को डर इस बात का सता रहा है कि अगर मुस्लिम इसी तरह मोदी की तरफ बढ़ते रहे तो फिर परिवार की राजनीतिक विरासत को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इसलिए डिवाइड एंड रूल का फार्मूला चल रहा है? जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, उसके सामने खड़ा होने का है। ये यात्रा संविधान की रक्षा की यात्रा है। ये जो हमारा तिरंगा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना इस तिरंगे का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, जो इस मुल्क की विरासत है उसको मजबूत करने के लिए। हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं और उन्होंने जुर्रत की, इस वक्त निकल रहे हैं, मुल्क को जोड़ने के लिए निकल रहे हैं। सत्ता के लिए छटपटाते राजनीतिक परिवारों की ये लामबंदी मोदी विरोध के एजेंडे पर कसी गई है। लेकिन सवाल यह है कि धारा 370 हटने के बाद तिरंगा उठाने के लिए शर्त रखने वाली महबूबा मुफ्ती से राहुल गांधी क्या धारा 370 वापस लाने का वादा करेंगे? धर्म जाति के डिवीजन का दांव वास्तव में मोदी के 400 मिशन पर असर डालेगा? भारत अटल है, अजर है, अमर है। ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है, देश के कोटि कोटि जनों की शक्ति है। मोदी नई राजनीति का नया चैप्टर खोल चुके हैं और इस राजनीति ने देश के लोगों का ही नहीं बल्कि अब जरा समझिए कि धर्म और जाति के डिवाइड एंड रूल वाले विपक्ष के दांव के पीछे का गणित क्या है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें 24% दलितों ने वोट किया था, जबकि 2019 में बीजेपी की सीटें बढ़कर 303 हो गईं, तो दलित वोट का शेयर 10% बढ़कर 34% हो गया। इसी तरह मुस्लिम समुदाय के बीच भी मोदी का विकास एजेंडा अपनी छाप छोड़ रहा है। विपक्ष इससे भी बेचैन है क्योंकि उसके सामने गुजरात और यूपी ताजा उदाहरण है। गुजरात में जहां 9.67% मुस्लिम आबादी है, वहां 14% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट किया, तो वहीं यूपी में 19% मुस्लिम आबादी में से 8% मुस्लिमों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। विकास, धर्म और गहरे राष्ट्रवाद की नई राजनीति के साथ मोदी भारत के भविष्य से सीधा कनेक्ट कर रहे हैं, जो धर्म जाति के नहीं, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और सर्वश्रेष्ठ भारतीय के सपने को सच होते देखना चाहता है।